हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे भाई। और हालचाल बताइए अपने। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। राम राम भाई सभी को। तो प्रॉफिट लॉस हम लोगों का चल रहा था। दो क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं और बेसिक टू मॉडरेट सवालों को हम लोग देख रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज भी एक मॉडरेट सवालों की क्लास होगी। कल मॉडरेट टू अच्छे लेवल हम लोग देखेंगे सवालों को। आज की जो क्लास होगी वो मॉडरेट तक हो गया। थर्ड क्लास है ना, हाँ, इजी खत्म हो गया। इजी टू मॉडरेट कल हो गया। आज मॉडरेट लेवल होगा, कल मॉडरेट टू अच्छा लेवल होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? जी, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, गर्मी तो बहुत है भाई। सर आप बिल्कुल RSSIR क्या बोल रहे हो? देखो, ये सवाल कल मैंने दिया था भाई आपको। कोई बताएगा इसका आंसर क्या आया था? ये लिखा हुआ भी है, मैंने PDF ही सेव कर ली थी मैंने। क्या उत्तर आया था भाई इसका? देखते हैं। 18,000। चलो भाई, स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। स्वाति ने अंकिता को। आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 में खरीदा। ओके। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। तो स्वाति ने बैग को किस कीमत पर खरीदा होगा? आप मुझे एक बात बताओ। मैं आपको 100 रुपए में ये पेन बेचता हूं, तो वो 100 रुपए मेरे लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और वही 100 रुपए आपके लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर मैं आपको बेच रहा हूं तो जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहां पर स्वाति ने अंकिता को 15% के लाभ पर बेचा है। आशी ने अंकिता से 24,840 में खरीदा। तो आशी ने अंकिता से इतना खरीदा है, इसका मतलब अंकिता ने इतने में बेचा होगा। अंकिता का सेलिंग प्राइस रहा होगा ये भाई। जो आशी का कॉस्ट प्राइस है, क्या वो अंकिता का सेलिंग प्राइस होगा? अंकिता ने आशी को इतने में बेचा और अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। तो स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा? मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, रेशियो मेथड और एक है थोड़ा सा अलग ही मेथड है ना? सर आप मोटिवेट कैसे रहते हैं डेली? हाँ बहुत सारे रीजन है। देखो भाई, सबसे पहले ना हम करते हैं रेशियो मेथड से। जितने भी परसेंट, देखो ये कंटिन्यू सेलिंग होती है। कंटिन्यू सेलिंग का मतलब है कि मैं आपको बेचूं, आप किसी तीसरे को बेचो, वो किसी और को बेच दे। यानी कि ये रोटेशन सेलिंग भी बोल सकते हैं इसको, और कंटिन्यू सेलिंग भी बोल सकते हैं कि जब हम A B को बेचता है, B C को बेचता है, C D को। यानी कि ऐसे का ना कहानी चलती रहती है। तो यहां स्वाति ने अंकिता को बेचा, अंकिता ने आशी को बेच दिया और आशी ने इतने में खरीदा है। सबसे पहले बेचा स्वाति ने, 15% का लाभ कमाया। फिर अंकिता ने बेचा, अंकिता ने 20% का लाभ कमाया। अब यहां जितने भी परसेंट आपको दिए हुए हैं सबका फ्रैक्शन लिखो जरा। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20 और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। ये परसेंट थे, इनके आपने फ्रैक्शन में चेंज किया। अब देखना कि स्वाति ने अंकिता को 15% के लाभ पर बेचा, तो ये फ्रैक्शन कैसे चलेगा? 15% का लाभ है, यानी कि 20 की चीज को कितने में बेचा होगा स्वाति ने? 23 में। कितने में बेचा होगा? 23 में। स्वाति ने अंकिता को, अंकिता ने 20% का लाभ पर बेचा है। अंकिता के केस में क्या होगा? 5 की चीज प्लस का 1, तो कितने में? 6 में। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 20 पंजे 100 और 23 छिक्के 138। बच्चे इधर आपके दो रेशियो बने, 100 और एक बना 138। देखते रहो, पहला सवाल देखते रहो। यहां जो 100 यूनिट आएगा, ये आएगा सबसे पहले वाले व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस। यानी कि ये जो आएगा ना, ये आएगा स्वाति का कॉस्ट प्राइस। स्वाति ने जिस मूल्य पर खरीदा था। ये जो सबसे लास्ट वाला रेशियो बनेगा, ये बनेगा सबसे लास्ट वाले बंदे का कॉस्ट प्राइस। सबसे लास्ट वाला कौन है? आशी। भाई स्वाति ने अंकिता को बेचा, अंकिता ने आशी को। सबसे लास्ट में किसके पास गया? आशी के। तो ये जो होगा ये आशी का कॉस्ट प्राइस होगा।
जब भी आप रेशियो मेथड से करोगे तो आप जितने भी परसेंट दिए हुए हैं उनका फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर अगर लाभ है तो 20 से 23, ये भी लाभ है तो 5 से 6 गुणा किया 100 गुणा किया 138। इधर वाला पार्ट जो है ये स्वाति का कॉस्ट प्राइस, इधर वाला पार्ट जो है ये सबसे लास्ट वाले बंदे का, जिसके पास में वस्तु सबसे लास्ट में गई है, तो वो आ जाएगा आशी का कॉस्ट प्राइस। हो गया सवाल। उसने कहा आशी ने अगर इतने में खरीदा है, आशी ने अगर इतने में खरीदा है तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं 138 यूनिट का मान कितना है 24840, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा 24840 और बटे 138, एक यूनिट का मान हो गया, एक यूनिट का। तो भाई एक यूनिट का मान जरा बताना यहां से कितना आएगा 138 एकम 138 और 8 पंजे 40, 1040, 138 10 104, ये कटेगा क्या 23 छिक्के 138, 23 से काट के देख लेते हैं 23 छिक्के 138, 23 एकम 23, 1 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा है ना, 6 से जाएगा 6 एकम 6, 6 8 48, 180 टाइम्स गया ना भाई, 180 टाइम्स। एक यूनिट का मान 180 तो 100 यूनिट का मान कितना आ गया 18,000, यानी कि स्वाति के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 18,000, और वही आपसे पूछा है, स्वाति का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। अब आप कहेंगे कि सर यहां तो दो लोगों का ही है, अगर पूछने लगे अंकिता का कॉस्ट प्राइस पूछ सकते हैं तो अंकिता का भी निकाल सकते हैं। अंकिता का कॉस्ट प्राइस पूछेगा ना तो फिर इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो यहीं से देख सकते हैं कि अंकिता ने 20% के लाभ पर इतने में बेचा है, कितने में खरीदा होगा वो भी आराम से कर सकते हैं। बस क्या है ना, ये कंटिन्यू फ्रैक्शन बनेगा कि 15% के लाभ पर स्वाति ने अंकिता को बेचा, तो 15% यानी कि 20 से 23, अंकिता ने 20% का लाभ कमाया, आशी को बेचा, यानी कि 5 से 6, इधर गुणा किया 100, इधर गुणा किया 138। इधर वाला जो पार्ट है ये सबसे पहले वाले का कॉस्ट प्राइस है, इधर वाला जो पार्ट है ये सबसे लास्ट में जिसके पास गई है वस्तु आशी के पास गई है, ये आशी का कॉस्ट प्राइस है। आशी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, एक यूनिट का मान 180 तो 100 का मान 18,000, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब आपके सबके दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं कि किसी दूसरे तरीके से हम इसे कैसे कर सकते हैं। ये तो हो गया रेशियो मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड भी। ठीक है भाई, दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, चलिए अब सामने देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल सोच के, जैसे सवाल कह रहा है कुछ इस तरीके से सवाल को देखते हैं। सवाल को पढ़ना जरा एक बार, फिर से पढ़ो एक बार सवाल को, सवाल का ऑपरेशन करते हैं पहले सवाल का, बाकी आने वाले सवाल जो 3-4 है ना उससे पहले आप आंसर देने वाले हो उनका। सवाल है स्वाति ने अंकिता को 15% के लाभ पर कोई चीज बेची, ओके, आशी ने अंकिता से इतने में खरीदी और अंकिता ने इतने % का लाभ कमाया। अगर मैं अंकिता का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछूं तो आप क्या ये कहेंगे कि अंकिता ने 20% का लाभ कमाया और इतने में आशी को बेचा है? भाई जो आशी का क्रिय मूल्य है 24,840, क्या वो अंकिता का सेलिंग प्राइस होगा? मैं आपको 100 रुपए में कोई चीज बेचता हूं, आपके लिए जो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है क्या मेरे लिए वो सेलिंग प्राइस होगा? तो आशी ने अगर इतने में खरीदा है तो क्या यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा अंकिता का? और अंकिता ने अगर 20% का लाभ कमाया तो प्यारे भाई क्या ये 120% की वैल्यू हो जाएगी क्या 24,840 अंकिता के लिए? अभी मैं अंकिता का कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं, अंकिता का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 100%, यानी कि 24,840 बटे 120 और इंटू 100। जल्दी से बता दो अंकिता का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड मेथड। आप मुझे बताइए भैया, ये 0 से 0 खत्म, 12 दूनी 24, 0 12 सत्ते 84
और 00, यानी कि अंकिता के लिए 20,700 रुपए में वो चीज पड़ी होगी। अंकिता के लिए ये कॉस्ट प्राइस आ गया 20,700, आपने निकाला। अब जो अंकिता का कॉस्ट प्राइस होगा, क्या वो स्वाति का सेलिंग प्राइस होगा? और स्वाति ने तो 15% के लाभ पर बेचा है, तो क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि स्वाति की अगर मैं बात करता हूं तो 115% की वैल्यू क्या 207,000 के लिए है? तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 20700 अपॉन 115 और इंटू 100। भाई 23 पंजे 115, 23 निम्मा 207, 5 से जाएगा 18 बार और 18 के बाद 3 जीरो, यानी कि 18,000। ये जो आएगा ये स्वाति का कॉस्ट प्राइस आएगा और आपका आंसर है बी। अब आप कहेंगे कि सर ये तरीके से बढ़िया तो पहले वाला तरीका था, फिर आपने इस तरीके को क्यों बताया? मैं आपको बताता हूं क्यों बताया। आजकल जो एसएससी का सिनेरियो चल रहा है ना, वो चल रहा है ऊट पटांग के परसेंट देना। वो यहां दे देगा 8%, 7%, 6% दे देगा कि ए ने बी को 6% पर बेचा, बी ने सी को 7% पर। तो वहां फ्रैक्शन लगाना बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो उस टाइम पर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, एक एक बंदे का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, है ना, एक एक बंदे का, कि अगर अंकिता ने इतने में बेचा है तो अंकिता का कॉस्ट प्राइस आ गया इतना, और जो अंकिता का कॉस्ट प्राइस है वही स्वाति का सेलिंग प्राइस होगा। तो स्वाति के लिए 115% की वैल्यू इतनी जो उसका कॉस्ट प्राइस था, तो 100% 18,000। आपको किसी भी तरह का परसेंट दे दे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल। अब जैसे ये सवाल है, आप ना कोई से भी तरीके से अप्लाई करो, लेकिन आप मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। आराम से पढ़ना एक बार सवाल को, और कोशिश करना कि आप एटलीस्ट गलत करो, लेकिन करो जरूर। गलती तो करोगे, ऐसे काट दो रफ कॉपी में, लेकिन एटलीस्ट जो आप यहां गलत करोगे वो फिर दोबारा गलत नहीं करोगे आप। एग्जाम में टाइम वेस्ट करने से बढ़िया यहीं पर सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, एग्जाम में बिल्कुल क्वालिटी वाला पार्ट अपना लेकर जाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए किया जाता है प्रभात भाई। पीयूष ने अनुज को 16% के लाभ पर एक गिटार बेचा। पीयूष ने किसको बेचा है? पीयूष ने किसको बेचा है? पीयूष ने अनुज को बेचा है 16% के प्रॉफिट पर। आगे चलो, अनुज ने 32% के लाभ पर मयंक को बेच दिया। अनुज ने किसको चिपका दिया? मयंक को 32% के लाभ पर। आगे चलो, मयंक ने गिटार के लिए 3828 रुपए का भुगतान किया। सबसे लास्ट में वो गिटार किसके पास पहुंचा है? मयंक के पास, और मयंक ने 3828 रुपए उसके लिए दिए हैं। तो पीयूष के लिए वो कितने का पड़ा होगा? सेम क्वेश्चन है पिछले सवाल की तरह, जस्ट कपड़े चेंज किए हैं। आप चाहो तो फ्रैक्शन से कर सकते हो, आप चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो जो मैंने सेकंड मेथड बताया। एक बार फ्रैक्शन से करके देख लेते हैं। भाई पीयूष ने अनुज को 16% के लाभ पर बेचा। 16% का फ्रैक्शन होता है 16/100, यानी कि 4 चौके 16 और 4 25 100। दूसरा फ्रैक्शन है 32% का। 32, देखो 16% का फ्रैक्शन अगर 4/25 है तो 16 का डबल होता है 32, तो इसका कितना हो जाएगा? 8/25। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, परसेंट की पहली क्लास में सिखाया था। जो स्टूडेंट परसेंट से जुड़ा हुआ है वो समझ गया कि अगर 16% 4/25 है तो 32% इसका डबल हो जाएगा, 8/25 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो अब यहां उसने कहा पीयूष ने अनुज को 16% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 25 की चीज 4 का लाभ कितने में? 29 में। आगे चलते हैं। अनुज ने 32% लाभ पर मयंक को बेचा, तो अनुज का लाभ कितना है? इतना। ये आ जाएगा 25 से कितना? 25 और 8 33। अब इधर गुणा कर दो, ये आ जाएगा 625, और इनको गुणा करेंगे कितना आएगा भैया? 29 तिया 87, हासिल के 8, 29 तिया 87 और 8 कितना होता है? 3 5 95।
957। इधर जो आएगा, जो इधर वाला पार्ट आएगा वो सबसे पहले वाले बंदे का कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले कौन है? पीयूष। तो इधर जो आएगा बच्चे ये आएगा पीयूष का कॉस्ट प्राइस, पीयूष का कॉस्ट प्राइस। इधर जो आएगा सबसे लास्ट में जिसके पास गया है गिटार, सबसे लास्ट में किसके पास गया है? मयंक के पास। तो इधर वाला जो आएगा ये आएगा मयंक का कॉस्ट प्राइस, मयंक का कॉस्ट प्राइस। और सवाल में आपको दिया हुआ है मयंक ने 3828 रुपए इसके लिए दिए हैं। तो क्या आप एक बात कह सकते हो कि इतने यूनिट का मान कितना है? 3828 रुपए। एक यूनिट का मान कितना होगा? 3828 बटे 957। यूनिट डिजिट से जाओ, यूनिट डिजिट से जाओ। कैसे जा सकते हैं भाई? 7 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? जा सकते हैं यूनिट डिजिट से? नहीं जा सकते हैं। 9 चौके 36, 7 चौके 28, 4 बार नहीं कट रहा है क्या? ये मुझे तो लग रहा है पूरा 4 बार कट रहा है। 7 चौके 28, 9 चौके 36, 5 चौके 20, 38, 7 चौके 28, पूरा 4 बार कट रहा है। और एक यूनिट का मान 4, तो 625 का मान कितना है? 625 इंटू 4। 6 चौके 24, 25 चौके 100, यानी कि 2500 रुपए। तो पीयूष के लिए वो वस्तु 2500 रुपए की पड़ी होगी। अगर अनुज का कॉस्ट प्राइस पूछने लगे तो फिर इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनुज ने 32% के लाभ पर मयंक को बेचा है और 3828 में बेचा है। अनुज का निकालना हो अगर, तो आप कहेंगे सर अनुज का 132%, अभी निकालूंगा वो भी, टेंशन ना लो, अभी सेकंड मेथड से करके बताऊंगा। आपका एक सवाल आएगा बच्चे का, सर अगर अनुज का पूछने लगे तो क्या करेंगे? भाई पीयूष का और इन दोनों का तो बात करी, अनुज की तो बात ही नहीं करी। अभी करेंगे अनुज की बात। जरा बच्चे सेकंड मेथड पे पेन चलाना, सेकंड मेथड पे पेन चलाना जरा, बताओ जल्दी से सेकंड मेथड पे पेन चला के। अब देखो सेकंड मेथड में स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट से। सबसे लास्ट में क्या हुआ है? अनुज ने 32% के लाभ पर मयंक को बेचा है और मयंक ने 3828 रुपए दिए, यानी कि मयंक के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? मयंक के लिए 3828, मयंक ने इतने में खरीदा है। और जो मयंक का कॉस्ट प्राइस होगा बच्चे, क्या वो अनुज का सेलिंग प्राइस होगा? जितने में अनुज ने बेचा उतने में ही तो मयंक ने खरीदा, और मयंक ने अगर इतने में खरीदा है तो जरूरी सी बात है अनुज ने इतने में बेचा होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अनुज के लिए, अभी बच्चे मैं बात कर रहा हूं अनुज की, अभी बात कर रहे हैं अनुज की, ये क्या हो रहा है? अभी बात कर रहे हैं अनुज की। तो अनुज के लिए सेलिंग प्राइस कितना है? 132%, क्योंकि उसने 32% का लाभ कमाया, और 132% की वैल्यू कितनी है? 3828। अब केवल आपसे अनुज का कॉस्ट प्राइस पूछेगा ना, तो आप इतना ही करोगे, आपको कोई रेशियो वेशियो लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे अनुज के ने 32% का लाभ कमाया, तो 132% इतना, तो 100% कितना होगा? 100% होगा 3828 बटे 132 और इंटू 100 हो गया। अनुज का कॉस्ट प्राइस बताना जरा कितना आएगा? अनुज का कॉस्ट प्राइस अगर मैं कहूं 11 से कटेगा 12 बार, 11 तिया 33, 5, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108। अनुज का कॉस्ट प्राइस आ गया 2900। ये आ गया अनुज का कॉस्ट प्राइस। अब बात करते हैं पीयूष की। पीयूष की जो अनुज का कॉस्ट प्राइस है, क्या वो पीयूष का सेलिंग प्राइस होगा? भाई अनुज ने अगर 2900 में खरीदा तो पीयूष ने 2900 में बेचा होगा, और पीयूष ने तो 16% का प्रॉफिट कमाया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं पीयूष के लिए 116% की वैल्यू कितनी है? 2900। तो पीयूष के लिए 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2900 बटे 116 और इंटू 100। ये 100 बार जाएगा और ये 4 बार, 4 से जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 100 यानी कि 2500। और जो ये 2500 है ये पीयूष का कॉस्ट प्राइस है। एक बार मुझे बताएंगे क्या दोनों मेथड क्लियर हैं?
बिल्कुल आप सभी के दिमाग में सेट हो चुके हैं, पहले वाला रेशियो मेथड भी और ये वाला भी, जहां मैंने अलग अलग निकाला, अनुज का केस अलग और पीयूष का केस अलग। और इसमें ना आपका हर आंसर आ जाएगा, चाहे पीयूष की बात करे, चाहे अनुज की बात करे, चाहे किसी की भी बात करे, कॉस्ट प्राइस दोनों का आराम से आपने निकाला। और कितना भी ऊट पटांग परसेंटेज देगा वो इस सवाल से, इस मेथड से ना आप इजीली कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट बच्चे राहुल सर कराते तो हैं आपको, राहुल सर कराते हैं। अब आपके दिमाग में ना बच्चों के आपके एक सवाल है कि सर पढ़ते तो हम आपके तरीके से हैं, राहुल सर के मेथड कुछ अलग होते हैं। मैं इसका आपको आंसर देता हूं। आप क्या क्या करो कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो राहुल सर वाला टाइम है अगर आपके पास, आप क्या करो कि सवाल जो राहुल सर कराते हैं मेथड अपना अप्लाई करो, मेथड अपना अप्लाई करके आंसर बताओ सर को, या फिर अपने आपके पास जो भी हैं आप अपने हिसाब से सॉल्व करो उसे। क्वेश्चन तो राहुल सर के रहेंगे, सॉल्यूशन आप अपने लगाओ, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो। एसी मैं नहीं चला के पढ़ाता हूं भाई, एसी से अनकंफर्टेबल होता है मुझे महसूस, इसी में बेकार है यार, आर्टिफिशियल चीजों पे नहीं रहना चाहिए। देसी आदमी है भाई, अब से 2 साल पहले तक छत पे सोया करता था मैं, चारपाई डाल के, ऐसे जो मच्छरदानी है उसको लगा के। आज तुम कह रहे हो इसे लगा के पढ़ाओ, ऐसे कैसे हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से इसे। हाँ, क्लासेस से अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट मत लगाओ, आप अपनी क्लासेस को प्रायोरिटी दो, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। देखो राम ने क्या कह रहा है सवाल, राम ने 1250 रुपए की एक वस्तु को 18% के लाभ पर रमेश को बेचा। राम ने रमेश को बेचा 1250 में 18% के लाभ पर। रमेश ने श्याम को 10% की हानि पर बेच दिया, तो रमेश का विक्रय मूल्य बताओ। आप रेशियो मेथड से करना चाहो रेशियो मेथड से करो, आप इसे जो मैंने बताया सेकंड मेथड से करना चाहो आप इसे सेकंड मेथड से करो। सेकंड मेथड से यूज करें, एक बार देखो, रमेश ने 1250 में बेचा है और 18% का लाभ कमाया है, तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, राम ने रमेश को बेचा है तो राम के लिए क्या बचे, 118% की वैल्यू 1250 हो जाएगी। कोई दिक्कत है आपको? राम के लिए क्या 118% की वैल्यू 1250 होगी, तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राम का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1250 बटे 118 और इंटू 100। ये राम का सेलिंग प्राइस आ गया, ये आगे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, छोड़ो इसे, यहीं पर रोक दो, आगे कटेगा जाके। ये आ गया राम का सेलिंग प्राइस। अब रमेश का तो कॉस्ट प्राइस होगा, ये राम ने जितने में बेचा इतने में, रमेश को 18%, राम का कॉस्ट प्राइस पूछा था क्या, रमेश का विक्रम, तो ये तो सवाल फिर हमें इतना करने की भी जरूरत नहीं है, अगर रमेश का सेलिंग प्राइस पूछा है ना, कोई जरूरत नहीं है हमें, सवाल तो फिर आसान ही है भाई। आप देखो उसने कहा राम ने 1250 में रमेश को बेचा, यानी कि 1200, और सॉरी ये 1250 राम का कॉस्ट प्राइस है। फिर तो आपको ये सेलिंग प्राइस चाहिए, क्योंकि ये 1250 ना ये कॉस्ट प्राइस है राम का, और राम का कॉस्ट प्राइस है 1250, और राम ने 18% के लाभ पर बेचा है। नहीं, इसको हटाओ फिर, सॉरी थोड़ा गलत हो गया बच्चे, ये राम का कॉस्ट प्राइस है, राम ने 1250 की एक वस्तु, यानी कि राम के लिए जो 1250 की वस्तु थी वो 18% के लाभ पर बेची है, तो यहां रमेश का कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। रमेश का कॉस्ट प्राइस कितना है, वो आएगा 1250 और उसका 118%। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से सीखते हैं। क्या है सामने देखो, ये जो 1250 है ना, ये राम खरीद कर लाया था इतने में,
ये सवाल पिछले सवाल का अपोजिट है। राम 1250 में खरीद के लाया और रमेश को 18% के लाभ पर बेचा, तो रमेश का कॉस्ट प्राइस अगर मुझे चाहिए तो क्या मैं 1250 का 118% निकालूंगा? कितना आएगा भाई? 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 25 बार, और ये आ जाएगा आपका 59। तो रमेश का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 25 इंटू 59। ये रमेश का कॉस्ट प्राइस आ गया, रमेश ने जितने में खरीदा है। अब सवाल ने कहा रमेश ने श्याम को 10% की हानि पर बेचा, तो रमेश ने श्याम को और रमेश का विक्रय मूल्य निकालना है। तो रमेश का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 25 गुणा 59 में तो खरीदा रमेश ने और 10% की हानि पर बेचा है, तो 90% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये रमेश का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हो गया सवाल। सवाल को तरीके से अगर रटोगे, तरीके को रटोगे सवाल के, तो फिर आप कंफ्यूज आ जाओगे, 100% आप कंफ्यूज होगे। लेकिन सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के करोगे तो लाइफ में कभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं, है ना। तो जरा करिए सॉल्व इसको। 25 चौके 100, ये कितनी बार जाएगा? 0 9 9 81, 8 9 पंजे 45 और 8 53 बटे 4। कितना है? 4 एकम 4, 1 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा मेथड बताऊं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें सवाल को देखा और आपका आंसर सामने आ जाएगा। ये तो तरीका मैं आपको पिछले 3 सवालों से पढ़ाता आ रहा हूं। दूसरा तरीका देखो कैसे। आपसे पूछा क्या है, एक बात देखो सामने, देखो आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है रमेश का विक्रय मूल्य, और रमेश ने कितने परसेंट की हानि पर बेचा है? 10% की हानि पर। यानी कि मुझे अगर पता है कि रमेश ने 10% की हानि पर बेचा है, तो बच्चे क्या रमेश ने 90% पे बेचा होगा? ये रमेश का सेलिंग प्राइस है, और वही आपसे पूछा है विक्रय मूल्य। रमेश ने 10% की हानि पर अगर बेचा है और रमेश का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90%, और वही आपसे पूछा है। तो आप मुझे बताओ, क्या मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं? क्या मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा? क्योंकि मुझे आफ्टर ऑल 90% की वैल्यू चाहिए, और 9 की मल्टीप्लिसिटी होती है सम ऑफ डिजिट। और सम ऑफ डिजिट देखो जरा, 8 5 13 2 15 3 18 और 1 19, 9 से नहीं कट रहा है। 8 5 13 2 15 4 19 और 1 20, 9 से नहीं कट रहा है। 7 5 12 2 14 4 18 और 1 19, 9 से नहीं कट रहा है। 7 5 12 2 14 3 17 और 1 18, 9 से कट रहा है। यही मेरा आंसर है, और ये 5 सेकंड में हो जाएगा अगर आपको ये सब प्रैक्टिस में है तो। ये आना बहुत जरूरी है, केवल इससे काम नहीं चलेगा। मैं फिर आपको बताता हूं, ये सब आना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ चेंज किया सवाल। स्मार्ट अप्रोच फास्ट बता दी अर्जुन भाई। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। 3 हाथों से गुजरने का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें पकड़ाया, तुमने किसी और को पकड़ाया और कीमत बढ़ गई ना। ये लाइन का कुछ मतलब है। 3 हाथों से गुजरने का मतलब है कि मैंने तुम्हें बेचा किसी प्रॉफिट पर, तुमने किसी और को बेचा किसी प्रॉफिट पर, उसने किसी और को बेचा। तो कितने हाथों से गई? मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ से उसके हाथ में, और उसके हाथ से किसी और के हाथ में। तीनों ने प्रॉफिट कमाया, और तीनों का प्रॉफिट जो इफेक्टिव प्रभावी दर जो है, प्रभावी दर जो है जो परसेंटेज में पड़ी थी, वो 65% है। अब सवाल कह रहा है यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20 और 25% का लाभ कमाया हो, तो तीसरे विक्रेता का प्रॉफिट बताना है, क्या होगा? 9 से कटने वाले 2 ऑप्शन आ गए, तो फिर बेसिक मेथड वही तो मैं कह रहा हूं, वो आना चाहिए फिर आपको।
तीसरा विक्रेता का प्रॉफिट क्या होगा? पहले दो के प्रॉफिट दे दिए और तीनों का इफेक्टिव रेट दे दिया 65% और कहा कि तीसरा जो विक्रेता है उसका प्रॉफिट बताओ कितना होगा। रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं भाई। पहले बंदे का प्रॉफिट, दूसरे बंदे का प्रॉफिट और तीसरे का हमें निकालना है। पहले का प्रॉफिट कितना है? 20%, फ्रैक्शन होता है 1/5। दूसरे का प्रॉफिट 25%, फ्रैक्शन होता है 1/4 और तीसरे का हमें नहीं पता। और तीनों से होने के बाद ये 65% बढ़ गई। 65% का फ्रैक्शन कितना होता है? 65/100 यानी कि 13/25, 13/20, 13/20, 13/20 इसका फ्रैक्शन होता है। अब देखो, पहले बंदे को जो पहला आदमी था उसे 20% का लाभ हुआ, यानी कि इसने 5 से 6 में बेचा होगा पहले वाले का प्रॉफिट। दूसरे वाले का प्रॉफिट 1/4 है, यानी कि इसने 4 से 5 में बेचा होगा। और तीसरे वाले का फ्रैक्शन हमें नहीं पता, तो तीसरे वाले का जो फ्रैक्शन है क्या उसको मैं मानूं कि वो ए से बी हुआ होगा? मान लिया मैंने भाई वो ए से बी हुआ होगा, मान लिया मैंने। मानने में क्या जाता है? पहले वाला तो 5 से 6, दूसरे वाला 4 से 5 और तीसरे वाला ए से बी। और ऐसा करने पर तीनों का रेट कितना बना है? 20 से और 13 बढ़ गए कितना? 33। यहां से ए और बी का रेशियो निकाल दो भाई। इन तीनों को गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 चौके 20 ए बटे 6 पंजे 30 बी बराबर 20/33। 20 से 20 गया, ये 33 ऊपर जाएगा तो ए बटे बी कितना आ गया? 30/33 यानी कि 10/11। तो ए और बी का रेशियो कितना मिल गया? 10/11। बस हो गया सवाल कि यहां अगर ए का मान 10 है तीसरे वाले का, तो बी का मान कितना है? 11। यानी कि तीसरे वाले बंदे ने 10 रुपए की चीज को 11 में बेचा होगा। तीसरे वाले बंदे ने 10 रुपए की चीज को 11 में बेचा होगा। तो क्या 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया उसने? और कितने पर? 10 पर, इंटू 100। मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी। तीसरे वाले का प्रॉफिट आ गया 10%, ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं इसे रिपीट। सवाल ने कहा एक लकड़ी का फर्नीचर है भाई, कोई लकड़ी की कुर्सी है, मैं खरीद कर लाया, मैंने तुम्हें बेच दी 20% के प्रॉफिट पर। तुमने खरीदी, तुमने किसी तीसरे को 25% के प्रॉफिट पर बेच दी, उसने खरीदी, उसने किसी और को बेचा है कुछ परसेंट पे। और जो मुझसे लेकर वहां तक जो प्रॉफिट परसेंट इफेक्टिव दर बनी है वो 65% है। तो हमसे पूछा है कि जो तीसरा बंदा है उसने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा होगा। तो मैंने कहा पहले वाले का फ्रैक्शन 1/5, दूसरे वाले का फ्रैक्शन 1/4, तीसरे के बारे में जिक्र नहीं है। और तीनों को मिलाकर 65% यानी कि 13/20 फ्रैक्शन। तो पहला वाला कितना हो गया? 5 से 6 क्योंकि लाभ है, दूसरे वाला भी 4 से 5 और तीसरा मैंने ए से बी मान लिया। ये तीसरे वाला जैसे ये बढ़े वैसे भी ये बढ़ा होगा। और कुल मिलाकर कितना आ गया? 20 और 20 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? 20 और 13 33। तो इनको गुणा करेंगे 20A बटे 30B बराबर 20/33। 20 से 20 कट गया, ये 30 ऊपर चला जाएगा तो A बटे बी बराबर 10/11 यानी कि 10 से 11 बी हुआ है तीसरा वाला बंदा। 1 रुपए का प्रॉफिट है, 10 पर गुणा 100 10%। ये है तीसरा वाला। आप इसे a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 वाले तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप इसे अभी रेशियो मेथड से ही करो तो ठीक है। आइए इस सवाल पे बताना भाई जरा थोड़ा सा आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से बता दो। अमन ने अनुज को कार 10% की हानि पर बेची। अनुज ने कार को 5,54,400 में 12% की हानि पर बेच दिया। तो अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा?
आप इसे रेशियो मेथड से करो, आप इसे उस थर्ड मेथड फर्स्ट मेथड से करो, सेकंड मेथड से जो मैंने इससे पहले वाले सवालों में कराया है, आपकी मर्जी है। जल्दी से अप्लाई करो रफ कॉपी में बिना कमेंट में अपना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि कमेंट आप करते हो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, इट्स ऑल योर वेस्टेज ऑफ टाइम, आप ही का टाइम वेस्ट होता है। तो बढ़िया है इस एनर्जी को कॉपी में लगाओ, चाहे गलत ही सवाल करो लेकिन वो एनर्जी अपनी कॉपी में लगाओ। अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। अमन ने अनुज को, अनुज ने 5,54,400 में 12% की हानि पर बेच दी। ये सेलिंग प्राइस है अनुज का और 12% की हानि। क्या यहां से मैं अनुज का कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं? बताओ, अनुज का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या यहां पर? मैं बात कर रहा हूं अभी अनुज की। तो अनुज ने अगर 12% की हानि पर बेचा है तो 88% की वैल्यू कितनी है भाई? 5,54,400। तो अनुज का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 100% की वैल्यू कितनी है? 5,54,5,4,4,0 बटे 88। तो 11,8,88, 11,5,55, 0, 11,4,44, 00। 8 से जाएगा, 8,6 48, 8,3 24। ये आ गया क्या? अनुज का कॉस्ट प्राइस। अनुज ने इसे, अच्छा इंटू 100 भी करना है, सॉरी इंटू 100 करना है, तो 2 जीरो यहां पर आ गई। अनुज ने इसे 6,30,000 में खरीदा होगा। इतना बात क्लियर है कि भाई 88% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? ये बटे ये इंटू 100, यानी कि 6,30,000 में अनुज ने वो खरीदी होगी, दूसरे वाले बंदे ने। अब आ जाते हैं पहले वाले बंदे अमन के पास। अब आ जाते हैं अमन के पास कि अनुज ने अगर इतने में खरीदी है, अनुज ने किससे खरीदी है? अमन से, और अमन ने तो 10% की हानि पर बेचा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया अमन ने अगर 10% की हानि पर बेचा है तो अमन का 90% बराबर 63,40 के बराबर हो जाएगा। तो अमन के लिए 100% कितना हो जाएगा? 63,40 बटे 90 और इंटू 100। 9 सत्ते 63, यानी कि 7 और 5 जीरो, 3 4 और 5। ये जो आएगा ये अमन का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 7 लाख रुपए। और वही आपसे पूछा था कि अमन ने कितने में वो खरीदी थी। सेकंड मेथड शायद मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा बेस्ट लगा, है ना भाई, कि आपने अलग अलग निकाला अनुज का कॉस्ट प्राइस। जो अनुज का कॉस्ट प्राइस है वो अमन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये अमन का। सेकंड मेथड मुझे लगता है आपको बेस्ट लगा है। आप इसे रेशियो मेथड से कर सकते हो कि आप इन परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो। 10% की हानि 10 से 9, 12% को फ्रैक्शन में बदल के उसकी हानि, एक वाला पार्ट अमन का कॉस्ट प्राइस, सबसे लास्ट वाला पार्ट इसके बराबर कर दीजिए, वहां से भी हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं सवालों को। भाई आप मुझे एक बात बताओ कि इतने में तो न्यू आ जाती है कार। दिमाग लगाओ, वो जितना तुमसे एक्स्ट्रा दिमाग लगाया जाए ना उतना दिमाग लगाओ, खूब खूब दिमाग लगाओ बेटा। पढ़ाई पे तो ध्यान दे मत लियो बिल्कुल भी, है ना। हाँ, अब मेरी बात बताओ, आप एक दुकानदार हो, आप गए मार्केट, मार्केट जाके आप लेकर आए, क्या लेकर आए आप? क्या मंगवाऊं आपसे? बीड़ी मंगवा लूं? चलो बीड़ी मंगवाते हैं। आप लेकर आए 4 बंडल बीड़ी के, 4 बंडल लेकर आए बीड़ी के, और आपको वो 4 बंडल, आपको ना वो 4 बंडल बीड़ी के पड़े 500 रुपए के। 4 बंडल बीड़ी के लेकर आए, 4 बंडल बीड़ी के पड़े आपको 500 रुपए के। अब आप घर आए और आपने 2 बंडल बेच दिए 200 रुपए के।
2 बंडल 200 रुपए के बेच दिए। जब आप मार्केट गए थे तो आप 4 बंडल लेकर आए 500 रुपए के। आप घर आ गए, ये तो कॉस्ट प्राइस है, आप घर आ गए, आपने बेचे 2 बंडल 200 रुपए के। अगर मैं आपसे कहने लगूं ओहो आपको तो नुकसान हो गया, कितने रुपए का, 300 रुपए का नुकसान हो गया, क्या ये बात वैलिड है? क्या ये बात वैलिड है? यस और नो? अगर मैं आपसे कहूं कि आप 4 बंडल 500 रुपए के खरीद कर लाए और आपने 2 बंडल 200 रुपए के बेच दिए, तो आपको 300 रुपए का नुकसान हो गया, 300 रुपए का लॉस हो गया। क्या ये बात जो मैं कह रहा हूं ये वैलिड है? यस और नो? और अगर नहीं वैलिड है तो क्यों नहीं है? बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचकर बताना, ये मैथमेटिक्स नहीं, जनरल लाइफ में सोचकर बताना, क्या जो मैं कह रहा हूं ये वैलिड है? यस और नो? और नहीं है तो क्यों नहीं है वैलिड? बताइए क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि सर जब तक हम वस्तुओं को बराबर नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट या लॉस बता ही नहीं सकते हैं। जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि 4 अगर मैं 500 में खरीद कर लाया और 4 वस्तुओं को मैंने 400 में बेच दिया, अब अगर मैं कहूं कि 100 रुपए का लॉस, तो ये बात वैलिड होगी? ये बात बिल्कुल वैलिड होगी। वैलिड होगी ना ये बात, कि अगर मैं कहूं 4 बंडल 500 के खरीद कर लाया और 4 बंडल 400 के बेच दिए तो 100 रुपए का नुकसान हो गया। इसीलिए ये बात वैलिड है क्योंकि मैंने यहां वस्तुओं को बराबर माना कि जितनी 500 में खरीद कर लाया था वस्तु, उतनी ही वस्तु 400 में बेची। तो ये सेकंड वाला केस हमारा वैलिड नहीं है क्योंकि यहां वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं थी। अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस बताना है तो मुझे वस्तुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा, तभी मैं प्रॉफिट या लॉस बता पाऊंगा। ये बात दिमाग के किसी कोने में सेट हो गई कि अगर प्रॉफिट या लॉस बताना है तो नंबर ऑफ आइटम्स को हमें बराबर करना पड़ेगा। यहां कॉस्ट प्राइस 4 का दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस भी 4 का ही होना चाहिए। चलें सवाल की तरफ। सारे 3-4 सवाल इसी के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे ये रहा सवाल, देखना, अगर मैं डायरेक्ट इस सवाल पे लेकर आता तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसे गलत करते, लेकिन अब वो अगर सही भी नहीं करेंगे ना तो गलत भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस बताना है तो। यहां मुझे बताइए, एक लड़की 90 रुपए में 9 आम खरीदती है और 95 में 10 आम बेचती है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए क्या होगा? बताओ। क्या करेंगे ऐसे सवाल में? एक तरफ रखिए वस्तु और एक तरफ रखिए मूल्य। एक तरफ वस्तु, एक तरफ मूल्य। भाई खरीदते टाइम क्या केस हुआ है? कॉस्ट प्राइस 90 रुपए में 9 आम खरीदती है, यानी कि 9 वस्तु कितने में? 90 रुपए में खरीदती है, ये कॉस्ट प्राइस है। बेचते टाइम क्या? 95 रुपए में 10 आम बेचती है, यानी कि अगर मैं बेचते टाइम की बात करूंगा तो 10 आम कितने में? 95 रुपए में बेचती है। भाई अब यहां अभी फिलहाल तक की कंडीशन जो मैंने लिखी, क्या यहां से मैं प्रॉफिट या लॉस बता सकता हूं? क्या आप कहेंगे कि सर 9 आम 90 में खरीदे और 10 आम 95 में बेचे, सर 5 रुपए का लाभ हो गया? क्या आप ऐसे कहोगे? ऐसी बात करोगे अब आप कि सर 9 आम 90 में खरीदे, 10 आम 95 में बेच दिए तो 5 रुपए का लाभ हो गया? आप ऐसी बात हरगिज नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर प्रॉफिट या लॉस बताना है तो वस्तुओं की संख्या को बराबर होना पड़ेगा, तभी मैं प्रॉफिट या लॉस बता पाऊंगा। तो भैया इन वस्तुओं को बराबर करो। ये 9 है, ये 10 है। 9 और 10 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम ऑफ 9 और 10 90 होता है। अगर मैं इसको 90 बनाऊंगा तो 10 से गुणा करूंगा
तो ये भी 10 से गुणा हो जाएगा। इसको 90 बनाऊंगा तो 9 से गुणा करूंगा तो ये भी 9 से गुणा हो जाएगा। अब मेरे पास वस्तु हो गई 90 और क्रिय मूल्य कितना हो गया 900 रुपए। सेलिंग प्राइस कितनी वस्तु 90, देखो वस्तु बराबर हो गई ना, और सेलिंग प्राइस कितना है 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 4 85। अब आप कह सकते हो कि सर 900 रुपए में 90 वस्तु खरीदी और 855 में 90 वस्तु बेची, वस्तु बराबर है, तो अब मैं कह सकता हूं कि सर 45 रुपए का नुकसान हो गया। लॉस कितने का हो गया 45 रुपए का लॉस हो गया। और अगर मुझे लॉस परसेंट चाहिए तो 45 रुपए का लॉस और कितने पर हुआ है 900 पर, और इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, 5% का लॉस। ये आपका आंसर है। लाभ का ही होगा बे, नुकसान होगा। 900 में खरीद कर लाए और 855 में बेच दिया तो नुकसान ही तो हुआ 45 रुपए का, और 900 पर क्रिय मूल्य तो 900 है, और इंटू 100। अब जब भी ऐसे सवालों में प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछे, अगर परसेंट में पूछे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर सर क्यों कराते हो ऐसे मेथड बच्चे? क्योंकि आने चाहिए आपको, बिल्कुल आने चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे भी हो सकता है किसी को पढ़ाएं, पहले से कोई डिसाइड नहीं होता कि मुझे टीचर बनना है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पैशन होगा पढ़ाना, तो उनके लिए तो सब कुछ आना चाहिए ना। तो जब भी परसेंट कहेगा तो हम इस तरीके पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखना कैसे। अभी तक तो आपने समझा कि वस्तु की संख्या बराबर होनी चाहिए तभी मैं प्रॉफिट या लॉस बताऊंगा। मैंने वस्तु की संख्या बराबर की और 900 से 855, 45 रुपए का नुकसान हो गया। कितने पर 90, 900 पर इंटू 100 यानी कि 5% का लॉस। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है तो आपको इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना कैसे, कोई जरूरत नहीं है एलसीएम वेलसीएम लेने की, आपका डायरेक्ट परसेंट आएगा। क्या करना है, एक तरफ वस्तु लिखो, एक तरफ मूल्य लिखो। भाई कितनी वस्तु 9 आम 90 में खरीदे और 10 आम 95 में बेच दिए। अब मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट में बताना है। सामने देखते रहो। क्या करना है आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जो इधर नीचे वाला है ना, जो नीचे वाला है, ऊपर वाले से नहीं नीचे वाले से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाले से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900, वो यहां पे लिखना है। और ऊपर वाले की क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है यहां, तो ये कितना आएगा 9 पंजे 45 और 9 में 81, 4 85, 855। यानी कि 900 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 855 सेलिंग प्राइस है। हो गया सवाल। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई आइटम्स इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने परसेंट में आंसर निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी 900, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 855, कितने का नुकसान हो गया 45 का, और कितने पर 900 पर, और इंटू 100। कितना आंसर आ गया 5% का लॉस। बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये मेथड तब तक वैलिड है जब तक बात परसेंट में पूछ रहा है। अगर परसेंट में बात नहीं पूछ रहा है या फिर और भी कुछ सवाल में उसने डाला हुआ है, इस बात के अलावा कुछ और भी डाला हुआ है, तो फिर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये मेथड बस अभी तक अप्लाई है कि इतनी चीज इतने में खरीदी, उतनी चीज इतने में बेची, तो प्रॉफिट है लॉस परसेंट, उसी के लिए अप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें। ये रहा सवाल, बताना जरा क्या उत्तर होगा।
सवाल ने कहा सेब को 350 में 100 की दर से खरीदा गया और 48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। लाभ या हानि परसेंट में बताना है। बताओ क्या होगी। आप कॉमोडिटी, आप आइटम्स इक्वल करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है। क्या करना है, एक तरफ वस्तु लिखना है, एक तरफ मूल्य लिखना है। एक तरफ वस्तु, एक तरफ मूल्य, यहां कॉस्ट प्राइस। भाई उसने कहा कि 350 में 100 की दर से आम खरीदे, मतलब 100 आम कितने में, 350 में। तो 100 वस्तु 350 में खरीदी। और बेचते टाइम क्या बोला है भाई ने, बेचते टाइम बोला है कि 48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। एक दर्जन में कितने, 12। एक दर्जन में कितने, 12, यानी कि 12 सेब कितने में बेचे हैं, 48 में बेचे हैं। और हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इन दोनों वस्तुओं को बराबर कर लो, कोई सा भी ऑप्शन। भाई वस्तुओं को बराबर करेंगे कितना बनाना पड़ेगा, ये क्या हमें 300 बनाना पड़ेगा, कि 100 की वैल्यू 300 बनाने के लिए भाई, क्योंकि 100 और 12 का एलसीएम कितना होता है 4, 12 और 100 का एलसीएम बताना जरा। 4 से जाएगा, 4 तिया 12, 25 चौके 100, 25 तिया 75 चौके 300, ठीक है। और 300 इसको बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 25 से यहां गुणा करना पड़ेगा। इधर 3 से गुणा कर दो, इधर 25 से। अब वस्तु बराबर हो गई 300 और 300। यहां आप देख लो कि कितने का प्रॉफिट या लॉस बना, कितने का प्रॉफिट या लॉस बना। 350 दूनी होता है 1050, और ये 48, 25 अट्ठे 220, 25 चौके 100 और 20, 120। तो 1050 की चीज को 1200 में बेचा गया है। प्रॉफिट या लॉस, सर ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई, ये हुआ है आपका 150 रुपए का प्रॉफिट है ना। कितने पर, 1050 पर, और गुणा 100, ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 15 सत्ते 105। 1/7 गुणा 100 होता है 14 सही 2/7% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए, वस्तु को बराबर करना है। और अगर यहां बराबर आप नहीं करना चाहते तो आप कहेंगे सर 100 वस्तु 350 में खरीदी और 12 वस्तु 48 में बेच दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चे जरा, कि 12 0 0, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42, इधर करेंगे 48। तो 4200 रुपए की कोई चीज अगर आप 4800 में बेचते हो तो क्या 600 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 4200 पर, और इंटू 100, 6 सत्ते 42, यानी कि 14 सही 2/7% का प्रॉफिट। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इस वाले तरीके से जहां वस्तुओं को बराबर किया और प्रॉफिट या लॉस देखा, और जहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, यहां लिखना है, फिर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई यहां लिखना है, और आपका आंसर 14 सही 2/7% बिल्कुल सही आ जाएगा। ये सवाल बताइए, बताएंगे भाई जल्दी से क्या होगा इसका। बारह को 100 के बराबर कर सकते हैं, कर लो। अगर आप कर सकते हो तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कर लो। कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा आप खुद देख लो। अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 में बेच देता है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या होगा। भाई एक तरफ वस्तु लिखना है, एक तरफ मूल्य लिखना है। उसने कहा 90 रुपए में 18 संतरे खरीदे, 18 वस्तु 90 में खरीदी और 15 संतरे 105 में बेच दिए, 105 में बेच दिए।
प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0 15 निम्मा 135 1350, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0 18 0 0 9 18 कम 18। भाई कोई 1350 रुपए की वस्तु 1890 में बेच दी जाती है तो प्रॉफिट होगा या लॉस? 1350 में खरीदी और 1890 में बेच दी, तो इस केस में प्रॉफिट या लॉस? सर प्रॉफिट हो गया ऑब्वियसली। कितना प्रॉफिट होगा? 0 माइनस 0 9 माइनस 5 4 18 माइनस 13 5, 540 का प्रॉफिट। और कितने पर? 1350 पर, और इंटू 100 0। और ये कितने से जाएगा? 27 दूनी 54 और 27 पंजे 135। 5 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40% का प्रॉफिट है। कितना आ गया भाई? 40% का प्रॉफिट। ओके, क्लियर है? आप वैल्यूज इक्वल कर लेना, 15 और 18 को इक्वल करके भी कर सकते हो। ये सवाल करो। नहीं, एक सेकंड रुकना, ये नहीं, कुछ और सवाल हैं। ये है, हाँ, ये है सवाल। थोड़ा सा एडवांस लेवल कर दिया मैंने, इसी को एडवांस कर दिया थोड़ा। कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिल खरीदी, और किस दर से खरीदी? 5 रुपए में 4 की दर से। और अन्य 60 पेंसिल खरीदी 3 रुपए में 2 की दर से। उसने पेंसिलों को मिला दिया और सभी को 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। ये सवाल है, इस सवाल में मजा है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये हिलाएगा आपको और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी। पुष्पेंद्र, क्या हाँ किया जा सकता है भाई। उसने ना 2 तरह की पेंसिल खरीदी हैं, या 2 रेट से पेंसिल खरीदी हैं। एक स्टॉक खरीदा है 60 पेंसिल का 5 रुपए में 4 की दर से। दूसरा स्टॉक खरीदा है 60 पेंसिल, यानी कि जितना स्टॉक पहले था उतना ही स्टॉक बाद में है, 3 रुपए में 2 की दर से। क्या यहां तक की बात रुको, अभी सवाल को पढ़ो और सीखो कि सवाल पढ़ा कैसे जाता है। क्या यहां से लेके यहां तक की जो कहानी है, इससे आपने एक चीज सीखी कि पेंसिलों की संख्या बराबर है? पेंसिलों की संख्या बराबर है, यस और नो? कि 60 पेंसिल यहां खरीदी इस रेट से और 60 पेंसिल यहां पे खरीदी इस रेट से, क्या नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल है? बिल्कुल। ये 2 लाइन से हमने इतना सीखा, आगे चलते हैं। उसने पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। अब स्टार्ट करते हैं सवाल को करना। एक तरफ लिखते हैं वस्तु जो पहले लिखा था, एक तरफ लिखते हैं मूल्य जो पहले लिखा था। उसी तरीके से करेंगे, बस क्या है, यहां जब वो खरीद रहा है ना, तो 2 स्टॉक खरीद रहा है और दोनों को मिला रहा है। पिछले वाले जो सवाल 3-4 किए हैं उनमें खरीदा बेचा, एक तरह की चीजें वो खरीद रहा था, उसी तरह की चीजें बेच रहा था। यहां हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कहा 60 पेंसिल खरीदी हैं 5 रुपए में 4 की दर से, यानी कि 5 रुपए में 4 पेंसिल खरीदता है। तो अभी मैं कॉस्ट प्राइस की ही बात कर रहा हूं। तो 4 पेंसिल कितने में भाई? 4 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी। और दूसरा स्टॉक क्या कह रहा है? 3 रुपए में 2 पेंसिल, यानी कि 2 पेंसिल 3 रुपए में यहां खरीदी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैं कॉस्ट प्राइस की ही बात कर रहा हूं, अभी मैं सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या 60 पेंसिल यहां थी, 60 पेंसिल यहां थी, क्या नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल है? तो क्या आप नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल करोगे? भाई उसने आगे बोला है उसने पेंसिलों को मिला दिया। क्या आप ऐसे करोगे? पेंसिलों को ऐसे मिलाओगे, 4 और 2 6 पेंसिल, 5 3 8 रुपए में? ऐसे आप करोगे तो गलत करोगे।
अगर उसने बोला है पेंसिलों को मिलाओ, तो आप ऐसे नहीं मिलाओगे, 4 और 2 6 पेंसिल, 5 3 8 रुपए में नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप गलत कर रहे होगे, क्योंकि हमें ऐसा करने से पहले नंबर ऑफ पेंसिल्स को इक्वल करना पड़ेगा, तब जाकर हम उनको मिलाएंगे। तो आपस में मिलाने से पहले बच्चे नंबर ऑफ पेंसिल्स को इक्वल करना है। तो अगर 4 पेंसिल 5 में खरीदी है, 2 पेंसिल 3 में खरीदी है, ये तो 4 है भाई। अगर मैं इसको 4 बनाऊंगा तो 2 से गुणा कर दूंगा और मैं कहूंगा कि 4 पेंसिल 6 रुपए में खरीदी। अब यहां नंबर ऑफ पेंसिल हो गई इक्वल। सर नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल क्यों हुई है? क्योंकि भाई उसने बोला कि पहला स्टॉक में 60 पेंसिल खरीदी हैं, तो दूसरे स्टॉक में भी 60 पेंसिल खरीदी हैं। 60 पेंसिल बनाने की जरूरत नहीं है, इक्वल कर लो। परसेंट में आंसर पूछा है वो आ जाएगा कि इक्वल पेंसिल, 4 पेंसिल 5 में खरीदी, 4 पेंसिल 6 में खरीदी। अब दोनों को मिला दिया। अभी मैं कॉस्ट प्राइस की ही बात कर रहा हूं। 4 और 4 8 पेंसिल कितने में? 11 रुपए में खरीदी है। 11 रुपए में खरीदी, अभी तक कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस क्या बोला उसने? उसने 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, यानी कि 3 पेंसिल कितने में बेच दी? 4 में बेच दी। तो प्रॉफिट या लॉस? अब आप क्रॉस मेथड लगा सकते हो। अब आके आप क्रॉस मेथड लगा सकते हो। कैसे? अब क्रॉस मेथड जो हम अभी तक करते आए हैं कि भाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 11 तिया 33, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 32। 33 रुपए की चीज अगर 32 रुपए में बेची जाती है तो ऑब्वियसली नुकसान होगा भाई। अगर 33 रुपए की चीज को आप 32 में बेचते हो तो लाभ का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, जो भी होगा नुकसान होगा। और कितने का नुकसान? 1 रुपए का। और कितने पर? 33 पर इंटू 100। क्या आंसर आ गया? 33 सही, सॉरी 3 सही, 1/33% का नुकसान है। ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। उसने कहा कि 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी, तो मैंने लिखा 4 पेंसिल 5 में खरीदी, और 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। 2 स्टॉक खरीदे हैं उसने, 2 स्टॉक, और दूसरा स्टॉक है 2 पेंसिल 3 की दर से। अब मुझे पता है कि 60 पेंसिल पहले स्टॉक में खरीदी है और 60 पेंसिल दूसरे स्टॉक में खरीदी है, तो नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल करेंगे, ये तो 4 है, इसे भी 4 बनाओ 2 से गुणा करके। तो मुझे पता चला 4 पेंसिल 6 में बेची, तो सॉरी खरीदी। दोनों स्टॉकों को जोड़ेंगे, 8 पेंसिल 6 और 5 11 रुपए में खरीदी है, क्योंकि उसने पेंसिलों को मिला दिया है, मिला दिया आपस में। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8 पेंसिल का 11 रुपए, और उसने 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, यानी कि 3 पेंसिल 4 में बेच दी। अपना वही तरीका जो पिछले सवालों में लगाते आए हैं, 33 32, 1 का नुकसान, 33 पर गुणा 100। ऑप्शन बी। ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर अगर परसेंटेज में ना पूछे तो 60 का यूज होगा। बिल्कुल होगा। फिर हमें ये पेंसिलों की संख्या को 60 बनाना पड़ेगा। यहां भी 60 पेंसिल का मूल्य निकालना है, यहां भी 60 का। उसके लिए भी सबसे पहले इनको बराबर करना पड़ेगा, 4 4, और फिर 60 से गुणा करेंगे दोनों तरफ उस केस में। हालांकि इतना टिपिकल आपको लेकर नहीं जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत हो, लेकिन अगर लेकर भी जाएगा तो आप समझ गए ना, इक्वल करके फिर 60 60 से गुणा कर देंगे। 60 इक्वल नहीं होता तो क्या करते, वो भी देख लो। अभी वो भी तो है, वो भी देख लो। 60 इक्वल नहीं होता तो फिर हम उस रेशियो में बांट देते उसको। सीजीएल वाले बच्चों ने पढ़ा है रेशियो चैप्टर में कि पहले अगर हमें किसी अनुपात को किसी दूसरे अनुपात में चेंज करना है तो पहले उसे इक्वल किया जाता है, और फिर आप उसे उस अनुपात से गुणा कर देते हो जिसमें वो बांटने के लिए कह रहा है। सीजीएल वाले भूल गए क्या? नहीं ना। तो पहले आपने इक्वल किया 4 और 4, और फिर जितना जितना पेंसिल बोल रहा है उतने पेंसिल से गुणा कर देंगे। कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से,
ओके देखो अब ये वही सवाल है, यहां इक्वल नहीं है मामला, यहां इक्वल नहीं है, देख लो अब खुद ही तुम। आप कह रहे थे ना सर अगर 60-60 इक्वल ना हो, ये वही सवाल है। कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से और दुगनी संख्या, डबल, पिछले में 60 और 60 दिया हुआ था, यहां डबल कह दिया कि डबल फल 100 रुपए में 8 की दर से खरीदे जाते हैं, सभी फलों को 100 में 9 की दर से बेचा जाता है, तो लॉस या प्रॉफिट परसेंट बताओ। सेम है, सेम है क्वेश्चन, लेकिन यहां हमारी जो ओवरऑल संख्या है वो अलग कर दी। पिछले में 60 और 60 थी तो मैंने बराबर कर लिया था, यहां अलग अलग है। कैसे? सबसे पहले एक तरफ वस्तु लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे मूल्य। अब उसने कहा कि कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से, यानी कि 11 वस्तु कितने में? 100 रुपए में। और दूसरा केस क्या है? दुगनी संख्या में फल 100 रुपए में 8 की दर से, 8 फल कितने में? 100 रुपए में। अब यहां थोड़ा सा सोचो, पिछले सवाल में मैंने क्या किया था? मैंने जस्ट इन दोनों को इक्वल करके और जोड़ दिया था, यही किया था, इक्वल करके जोड़ दिया था, 4 और 4 8। लेकिन यहां हम इक्वल करके एकदम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहां जितने फल यहां खरीद रहे हो ना आप इस रेट से, उसका डबल खरीद रहे हो यहां। जितने फल यहां खरीदे जा रहे हैं उसका डबल फल यहां पर खरीदे जा रहे हैं। तो आप इनका रेशियो 1 और 2 का बनाओगे। पहले तो इन दोनों को इक्वल करो भाई, इसको 8 से गुणा करके और इसको 11 से, ये 88 हो गया, ये भी 88 हो गया, तो ये 8 से गुणा होगा और ये 11 से। इतना तो आपने सबसे पहले इनको बराबर कर लिया। 88 फल इतने में खरीदे, 88 फल इतने में खरीदे। लेकिन उसने कहा जो दूसरे वाला केस है ना वो पहले का डबल है। इस बात को देखो, दूसरे वाला जो केस है वो दोगुनी संख्या है। तो भैया ये तो आपने 88 और 88 बना लिए, तो इसको 2 से गुणा और करना है, तो यहां 2 से गुणा करेंगे। अब आपके दिमाग में एकदम सवाल आएगा, जो बच्चे कॉपी में नोट कर रहे हैं ना, सर 2 से गुणा क्यों कर दिया जी? बच्चे 2 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि यहां उसने कहा कि दूसरे केस में दुगनी क्वांटिटी में फल हैं। पहले तो मैंने इनको बराबर किया, 88 और 88 बनाया, फिर उसने कहा दूसरा केस डबल है, तो यहां 2 से गुणा कर दिया, तो ये डबल हो गया इसका। बस अब इनको जोड़ लो, कितना आएगा? 11 11 88, ये कितना है? 88 गुणा 2 कितना होता है? 176। जोड़िए इनको जरा, 8 और 6 14, 8 7 15 और 1 16, 1 और 1 2, 264। ये कॉस्ट प्राइस है कितने में? ये 800, और ये कितना है भाई? 11 दूनी 2200। जोड़ना जरा, कितने में आएगा? 3000। तो 264 फल 3000 में उसने खरीदे। अभी तो आपने कॉस्ट प्राइस निकाला। अब बेचते टाइम उसने कहा कि 100 रुपए में 8 की दर से, सॉरी, सभी फलों को 100 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 9 फल कितने में? 100 रुपए में। प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सवालों में सारा खेल जो होता है वो कॉस्ट प्राइस निकालने का होता है। बस पहले आपने इनको इक्वल किया, 88 88 बनाया, फिर दूसरी क्वांटिटी को डबल करना था तो 2 से गुणा कर दिया, यहां भी 2 से, फिर जोड़ दिया इनको, इधर भी जोड़ दिया 3000। ये सेलिंग प्राइस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9 तिया 27000, और ये कितना है? 26400। ये रेशियो आ गया। बच्चे कितना नुकसान हो गया है जरा बताना? 600 रुपए का, और कितने पर? 27000 पर, और गुणा 100, तो कितना जाएगा? 27/60 कितना होता है? 27 दूनी 54, 54 6, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। ऑप्शन नंबर डी। और ये बहुत अल्टीमेट सवाल है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट सवाल है। ये बताओ, जल्दी से इसका आंसर बता दो कितना होगा। सेम सवाल है लेकिन यहां क्वांटिटी सेम है, इतने ही फल। पिछले सवाल में डबल करना था, यहां सेम है।
उसने कहा कुछ फल 15 की दर से 140 रुपए में, और इतने ही फल, सारा खेल सवाल की लैंग्वेज का है। उसने कहा इतने ही फल जितने यहां पर खरीदे जा रहे हैं, उतने ही फल 10 रुपए में 120 की दर से, सॉरी 10 के दर से 120 रुपए में खरीदे जाते हैं। यदि सभी फल 132 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दें तो पूरे लेन देन में कितना परसेंट लाभ होगा? बताओ। एक तरफ वस्तु, एक तरफ मूल्य। उसने कहा 15 की दर से 140 रुपए में खरीदा 140 में, और दूसरा खरीदा है इतने ही फल 10 फल 120 में। भाई अब उसने कहा इतने ही फल जितने यहां पर हैं उतने ही दूसरे केस में हैं, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। पिछले सवाल में कह रहा था दोगुनी क्वांटिटी में, तो वहां भी सबसे पहले हमने बराबर करके और फिर 2 से गुणा किया था, लेकिन यहां 2 से गुणा करना ही नहीं है। यहां तो उसने कहा इतने ही फल, तो भैया आप इनको बराबर कर लो। जस्ट कितना होगा? आप कहेंगे कि सर 30 होता है, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30, तो इसको 30 बना लो, यहां 3 से गुणा कर दो, यहां 2 से गुणा करेंगे, यहां 3 से, तो कितना आ गया? 30 फल, और 30 फल बराबर हो गए, ये हो गया 280 और ये हो गया 360। अब जोड़ दो, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 30 और 30, 60 फल का कितना कॉस्ट प्राइस है? 0, 8 6 14, 640। तो 60 फल 640 में खरीदे और 132 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। सेलिंग प्राइस कितना है? 12 फल कितने में? 132 में। प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना है? 12 0 0, 12 चौके 48, 12 छिंग 72 और 4 76। ये कितना है? 0, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7। 7680 रुपए की चीज 7920 में बेची है, प्रॉफिट हो गया ऑब्वियसली। 0, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 240 का प्रॉफिट 7680 पर और इंटू 100। ये बताना भाई कितना है? 24 दिया 72, 6 नहीं, 8 से तो कट जाएगा, 8 नाम 72, 8 से भी नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 छिंग 24, 4 एकम 4 3, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, कैसे कट जाएगा? 6 ती 18, 6 दूनी 12, 100/32 कितना होता है भाई? 4 अट्ठे 32 और 25 चौके 100, 25/8%, यानी कि 3 सही 1/8%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब आ गया सभी का। तो इस लेवल तक के भी सवाल आपको कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे, है ना? ढूंढ ढूंढ के करना ऐसे सवालों को। आ जाते हैं कुछ इस टाइप के सवालों पर। चलेगी क्लास अभी 10-15 मिनट, भागने की लगी रहती है, बैग तो कंधे पे टांगा रहता है भागने का। चलेगी 15 मिनट क्लास अभी, ये टाइप और खत्म करना है मुझे आज, 3-4 सवाल हैं इसके। चौबीस वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? कुछ अलग तरीके से देखेंगे सवालों को। बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं, ऐसे सवालों के तरीकों को रटते हैं। वो रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। क्या करना है? समझनी है चीजें। यहां आप मुझे बताओ, सवाल कह रहा है 24 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार ने कितनी वस्तु बेची है? 24। और दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। एक्चुअल में दुकानदार ने कितनी वस्तु बेची है? एक्चुअल में तो दुकानदार ने 24 वस्तु बेची है, और उससे पूछा गया भाई क्या हुआ? उसने कहा मुझे हुआ है प्रॉफिट। आपने कहा कितना प्रॉफिट हुआ? दुकानदार ने कहा जितना मुझे 4 वस्तुओं को बेचने पर होता। ये 4 वस्तु बेची नहीं है उसने, बेची तो उसने 24 वस्तुएं हैं। उससे पूछा गया कितना प्रॉफिट हुआ?
उसने बताया तो नहीं रुपए में, उसने कहा जितना मुझे 4 वस्तु को बेचने पर हो जाता ना पैसा, जितना 4 वस्तु को बेचने पर पैसा मिलता विक्रय मूल्य, उतना प्रॉफिट हो गया मुझे। पहेली बना दी उसने। एक्चुअल में बेची कितनी है? 24 वस्तु। तो इस तरह के सवालों के, तो जस्ट सवाल पढ़ना सीखा है हमने, इस तरह के सवालों में हमें देखना क्या होता है, जहां वो पहेली बनाए कि इतना बेचने पर इतने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, इतने के क्रय मूल्य के बराबर हानि, कुछ भी दे सकता है। ऐसे सवालों जहां पहेली बनाकर दे आपको, एक्चुअल ना बताए कि इतना रुपए का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको एक पजल बना के दे कि इतने के विक्रय मूल्य के लाभ हो गया, इतने का क्रय मूल्य की हानि हो गई। तो करना क्या है, इस तरह के सवालों में ना ओवरऑल देखना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ओवरऑल देखना है। पढ़ा सवाल, ढूंढो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, ऐसे ढूंढना है। ओवरऑल क्या हुआ है? ओवरऑल हुआ है उसे लाभ, हानि भी हो सकती थी यहां पर, तो मैं उस पर सर्कल बना देता। यहां हुआ है उसे बच्चे लाभ, और आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ कब होता है आपको? जब बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो जाए और खरीदने वाला कम रहे, तब लाभ होगा। और ये पहली क्लास में लिखवाए भी थे मैंने कि लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या तरीका है? तरीका है कि सबसे पहले इस टाइप के सवालों में ढूंढो उसे ओवरऑल क्या हुआ, उस भाई को ओवरऑल हुआ है प्रॉफिट। आपने देखा प्रॉफिट लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी हो गया। 50% सवाल आपका हो चुका है ऐसा करने पर। ऐसे कैसे हो गया देखना। उसने कहा 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ है? 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ के नीचे क्या लिख दोगे? 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 एसपी। लाभ के नीचे क्या लिखना है? 4 एसपी के बराबर लाभ हुआ है। अब मेरा आपसे सवाल है, एक्चुअल में उसने कितनी वस्तुओं का लेन देन किया? ये 4 का तो उसने पजल के तौर पे बताया है कि जितना मुझे 4 को बेचने पर पैसा मिलता ना, उतना प्रॉफिट कमा लिया मैंने। एक्चुअल में कितनी वस्तुओं को बेचा? 24 वस्तुओं को एक्चुअल में बेचा है। लेन देन कितनी वस्तुओं का हुआ है? 24 वस्तुओं का। तो सेलिंग प्राइस के नीचे 24 एसपी लिख देंगे जो एक्चुअल में उसने बेचा है, और कॉस्ट प्राइस के नीचे 24 सीपी। सीपी एसपी और माइनस का साइन, बस यहां से सीपी एसपी का रेशियो ले लो, आंसर आ गया। कोई आपको रटना नहीं चीज। क्या करना है? ढूंढना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। सर प्रॉफिट हुआ है, लिख दिया लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। कितना लाभ हुआ है? 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय के बराबर बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 4 के विक्रय के बराबर तो 4 एसपी। लेन देन कितने का हुआ? 24 वस्तु, 24 एसपी माइनस 24 सीपी। ये माइनस इधर आएगा तो 24 सीपी, ये 4 उधर जाएगा, 24 में से घटेगा 20 एसपी। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। तो सीपी एसपी का रेशियो कितना आ गया भाई? सीपी के सामने 5 और एसपी के सामने 6। 5 रुपए में खरीदी गई, 6 में बेच दी गई। एक का प्रॉफिट कितने पर? 5 पर, और गुणा 100, 20%। कभी गलत करोगे ही नहीं। इस तरह से आप सवालों को करोगे। मैं कमेंट में देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे गलत आंसर बता रहे थे। 16 सही 2/3, क्योंकि उन्होंने चीजें रटी हुई हैं। ये तरीका अगर दिमाग में सेट कर लिया ना, मैं कह रहा हूं एक सिंगल सवाल गलत नहीं कर सकते हो। चाहे यहां क्रय मूल्य दिया हो, चाहे विक्रय दिया हो, चाहे यहां क्रय मूल्य दिया हो, चाहे विक्रय दिया हो। बस क्या करना है, आपने लाभ देखना है। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। लाभ क्या दिया हुआ? 4 के विक्रय के बराबर तो 4 एसपी, और यहां 24 सीपी, यानी कि 24 वस्तुओं को बेचा गया है तो 24 एसपी। 24 को खरीदा भी तो होगा उसने। 24 सीपी इसलिए किया मैंने। इकरा 24 सीपी क्यों किया? जब 24 को बेचा, कहीं से खरीद कर भी तो लाया होगा उस 24 को, वो जिनको बेच रहा है। और खरीद कर कितने में लेकर आया था? 24 सीपी में। बेचा कितने में? 24 एसपी में। इसीलिए मैंने 24 सीपी किया, है ना।
यही करना है आपने भी कि अगर खरीद कर ला बेच रहा है 24 को, तो बच्चा कहीं से खरीद कर भी तो लाया होगा, वो कॉस्ट प्राइस माइनस किया है सेलिंग प्राइस में से, तभी तो प्रॉफिट मिला। ये सवाल करिए। बताएंगे जरा। एक दुकानदार आपूर्तिकर्ता से माल खरीदता है, बताओ। आंसर बहुत तरीके से आ जाएगा। ये सवाल मैं कर रहा हूं, हर टीचर का अपना अलग तरीका होता है। आप अगर 10 टीचर से ये सवाल देखोगे, उसके 10 टीचर में से कम 8 तरीके आपको नए मिल जाएंगे। अब वो 8 तरीके यहां पर अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। आप समझो इस बात को। आप में से कह रहे हैं सर ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आप अगर कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है, वेल एंड गुड। एक दुकानदार आपूर्तिकर्ता से माल खरीदता है और 125 बैगों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। दुकानदार को 750 बैग बेचता है। एक्चुअल में कितने बैग बेचे हैं? 750 बैग। और प्रॉफिट हुआ है 125 बैगों के बिक्री मूल्य के बराबर। यह भी एक पहेली बना दी उसने। उससे पूछा गया कितना प्रॉफिट हुआ, उसने कहा 125 बैग के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। एक्चुअल में 125 बैग नहीं बेचे, एक्चुअल में तो 750 बैग बेचे हैं। आपको ढूंढना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। सर ओवरऑल तो प्रॉफिट हुआ है उसे, और हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चे? 125 के बिक्री मूल्य के बराबर। तो कितना हो जाएगा? 125 और बिक्री मूल्य यानी कि एसपी बराबर लेन देन कितने का हुआ है? 750 बैगों का। तो 750 एसपी माइनस 750, अगर बेच रहा है तो 750 कहीं से खरीद कर भी लाया होगा, 750 सीपी। बस यही करना है। सीपी एसपी का रेशियो ले लो, ये इधर आ जाएगा 750 सीपी, 750 सीपी, ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 150, ये आ जाएगा 600 एसपी। भाई 0 0 सीपी एसपी का रेशियो बताना जरा। सीपी के सामने 60, एसपी के सामने 75। कोई चीज 60 में खरीद कर अगर 75 में बेच दी जाए तो प्रॉफिट या लॉस? ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा सर। कितने का? 15 रुपए का प्रॉफिट। कितने पर? 60 पर, और इंटू 100। 15 चौके 60, 4 से जाएगा 25%, 20%। नहीं, लाभ हुआ है ना। एक बार मैं फिर से चेक करता हूं। 125 एसपी बराबर 750 एसपी माइनस 750 सीपी। ये 750 इधर आ गया सीपी, और ये उधर चला गया 600 एसपी। तो सीपी के सामने 60, एसपी के सामने 75। भैया 15 का लाभ हो गया 60 पर, 25% ही आ रहा है, 25% है। हम्म। अरे 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 अरे, 125 माइनस करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 600 थोड़ी आएगा, ये 600 थोड़ी आएगा यार। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो 600 नहीं आएगा। वो कितना आएगा? 750 में से 125 माइनस होगा ना भाई, 100 माइनस हुआ 650, 625 आएगा, 625 एसपी। तो सी ये कितना आ जाएगा? 25 25 यम 625, और 25 तिया 75। तो सीपी एसपी का रेशियो कितना है? 25, और एसपी के सामने 30। कितने का फायदा? 5 का। कितने पर? 25 पर, और इंटू 100। 25 चौके 100 और 5 चौके 20। ठीक है, वो 750 में से 125 घटेगा तो 625 आएगा। ओके। 640 क्यों कह रहे हो? 750 में से 125 माइनस होगा तो 625 एसपी आएगा। 25 से काटा 25 बार, 25 से काटा 30 बार। सीपी के सामने 25, एसपी के सामने 30। 5 रुपए का प्रॉफिट 25 पर गुणा 100, 20%। ठीक है।
चलो एक सवाल और, ये सवाल और करते हैं, फिर इसके बाद एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, क्लास ओवर। ये सवाल और कर लो। एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा 65 मीटर कपड़ा 5850 में 11 रुपए प्रति मीटर कपड़े के लाभ पर बेचता है। 11 मीटर कपड़े के लाभ पर बेचता है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? यहां प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछ रहा, तरीका वही है। आप पहले सीपी और एसपी के रेशियो तक पहुंचो, जो हर सवाल में हम करते आ रहे थे। क्या ढूंढना है हमें कि उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस। सर 65 मीटर कपड़ा बेचा और 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। और हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। और बच्चे प्रॉफिट कितना हुआ है? 11 मीटर कपड़े के बेचने के बराबर लाभ। तो 11 एसपी, प्रॉफिट कितना हुआ है? 11 मीटर कपड़े के लाभ पर बेचता है, 11 मीटर कपड़े के लाभ पर बेचता है। तो यहां 11 एसपी हो गया लाभ। और कितना मीटर कपड़ा बेचा है एक्चुअल में? 65 मीटर कपड़ा बेचा है, 65 एसपी माइनस 65 सीपी। सीपीएसपी का रेशियो निकालो जल्दी से, कितना होगा? ये एसपी उधर जाएगा 65 सीपी, और ये 65 में से 11 गया, 4 54 एसपी, 54 एसपी। तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो कितना आ गया? 54 और 65। ये सीपीएसपी का रेशियो आया है। उसने कहा हमें जो दिया हुआ है 5850 रुपए, ये सेलिंग प्राइस है। ये जो 5850 है ना, इतने रुपए में वो बेच रहा है। टोटल 65 मीटर कपड़ा बेच रहा है इतने रुपए में। तो क्या सेलिंग प्राइस 65 यूनिट का मान 5850 हो जाएगा? एक यूनिट का मान कितना है भाई? 5850 बटे 65, एक यूनिट का मान। तो 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 6 13 पंजे 65, 5 नाम 45। एक यूनिट कपड़े का मतलब 90 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 54 × 9। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ये जो 54 × 9 आया है ना, ये क्रय मूल्य आया है 65 मीटर कपड़े का। तो 65 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 54 × 9। ये 54 × 9 65 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस है। हमें क्या बताना है? 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 1 मीटर का 54 × 9 बटे 65। कुछ दिक्कत हुई है? 54 × 90, सॉरी 90। एग्जैक्ट आ रहा है क्या? एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आ रहा है, फिर गड़बड़ कहां हुई है? एक बार देखें फिर से। एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा 5850 में 11 मीटर कपड़े के लाभ पर बेचता है। 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस क्या किया मैंने? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है 11 एसपी, और 65 11 रुपए पर मीटर। ओहो, यहां चीजें केस अलग है। वो 11 रुपए पर मीटर के हिसाब से उसने प्रॉफिट कमाया है। टाइम भी हो गया। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा फिर ये।
मैंने यहाँ पर रुपए पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा उसने 11 मीटर कपड़े के प्रॉफिट पर, सॉरी 11 मीटर कपड़े के प्रॉफिट पर। यहाँ उसने रुपए दिया हुआ है कि 11 रुपए प्रति मीटर का उसने प्रॉफिट कमाया है। 11 रुपए प्रति मीटर का प्रॉफिट कमाया है यहाँ उसने। तो हमें करना क्या है फिर? तो सवाल हमारा आसान है। 65 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना है? 5850। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5850 बटे 65। ये हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 चौके 52। 1 मीटर का हो जाएगा 90 रुपए। ये सेलिंग प्राइस है। ये क्या है बच्चे? 1 मीटर का सेलिंग प्राइस है। और हमसे उसने कहा है जो उसे 1 मीटर पर प्रॉफिट हो रहा है ना, वो 11 रुपए का हो रहा है। हमने जो तरीका किया था वो मैं रुपए देखना भूल गया, मैंने सोचा 11 प्रति मीटर का उसे प्रॉफिट हो रहा है तो उस तरीके से किया, लेकिन यहां उस तरीके पे जाना ही नहीं है। उसने कहा 65 मीटर कपड़ा इतने में बेचा, तो 1 मीटर कपड़ा कितने में बेचा? 90 रुपए में। और उसे 1 मीटर पर फायदा हुआ 11 रुपए का, और 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 90 में से 11 घटा दो, 79 आ जाएगा। बस, फिर तो उस तरीके पे हमें जाना ही नहीं है ना? क्योंकि यहां पर उसने जो प्रॉफिट बोला है वो कहा 11 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर पर 11 रुपए का फायदा। तो 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 90 और उसमें से 11 घटा दिया, 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस आ गया 90 माइनस 11, 79 रुपीज, है ना? अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ये सवाल आपका होमवर्क है और इस सवाल को आप करेंगे और उसी तरीके से जो हमने पिछला सवाल बाई मिस्टेक किया था ना, चलो बाई मिस्टेक किया, लेकिन वहां से मैंने आपको इस सवाल का हिंट दे दिया। सीपीएसपी का रेशियो निकालना है और फिर ये उसने खरीदी है, ये सीपी के बराबर करना है। एसपी आ जाएगा 80 वस्तुओं का और 1 वस्तु का एसपी आप निकालना। पिछला जो सवाल बाई मिस्टेक किया, ये वो तरीका इस सवाल का हिंट है आपके लिए। तो आप बताना और कल हम कुछ नए तरीके के सवालों की तरफ मूव करेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।